तो हे गाइस, दिस बॉयज़ रोहित सोनू। और आज के इस वीडियो में हम सारे सर्किटों का बात करने वाले हैं जो कि एसी में पढ़ाया जाता है, लाइक आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट इन सीरीज़, आरएलसी सर्किट इन पैरेलल। ये जितने भी सर्किट का हमने अभी नाम लिया है वो अपने आप में एक बड़ा सर्किट है। लोगों को ऐसे सर्किट को देख करके और इसमें जो फार्मूलाज बनता है, आधा दिमाग ऐसे ही बत्ती गुल हो जाता है। तो देखिए, हम तो आपको इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि ये सारे सर्किट आपको समझ में आ जाएंगे और जितने भी इससे रिलेटेड फार्मूलाज बनने वाला है वो सभी फार्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपको, अगर आप ये वीडियो देखने बैठते हैं तो डेडिकेटेड होके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, कॉन्शियस हो करके, कंसंट्रेशन ला करके फिर वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज़ आप खाना खाते वक्त या कुछ काम करते वक्त या कहीं घूमते वक्त इस वीडियो को प्ले करके देख लिए और उसके बाद सोचेंगे कि दोबारा फिर प्ले करके देखें, तो फिर आपका मन नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मत ही देखिए। अगर आप वीडियो को देखने बैठते हैं तो कैसे बैठेंगे? कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ए टू जेड, जितना भी दुनिया में जो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न वाली बातें, वो काम करके फिर इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज़ आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि हम इस वीडियो को देखने से पहले हम कितना आपको समझा रहे हैं। तो क्या कारण है? तो ये जब वीडियो ख़त्म होगा तो आपको पता चलेगा कि सर इतना बात शुरुआत में ही क्यों कहे थे। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को कितना बार भी ये पढ़ ले समझ में नहीं आता है। एसी, हमने आपको बताया है कि एसी के ऐसा चैप्टर है जो लोगों को जल्दी हवा नहीं लगता है। अगर आपका टीचर अच्छा ना हो तो एसी से बहुत डर लगता है। एसी जो, आप वो मत सोचिए कि वो जो एसी है जो हवा देगा ठंडा ठंडा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा एसी है, इसमें हीटिंग इफेक्ट वाली बात है, तो गर्म हवा ही मिलेगा आपको। यहाँ से आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि मुझे मज़ा देने वाला है। मज़ा कब देगा? जब आप वीडियो को डेडिकेटेड होकर देखेंगे। चलिए, बातें बहुत हमने कर लिया है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा सर्किट है आरएल सर्किट। आरएल सर्किट मतलब क्या? तो आर और एल से ही हमको पता चलता है। क्या पता चलता है जी? आर और एल से ही हमको पता चलता है कि आर फॉर रेजिस्टिव, आर फॉर रेजिस्टिव, और एल फॉर क्या? इंडक्टिव। ये आपको पता चल रहा है, हमें भी पता चल रहा है कि आर फॉर रेजिस्टिव और एल फॉर इंडक्टिव। तो अभी हम कौन से सर्किट का बात कर रहे हैं? आरएल सर्किट का बात कर रहे हैं। और आरएल सर्किट कैसे कनेक्टेड है जी? तो सीरीज में कनेक्टेड है। आपको ये समझ में आया कि कौन से सर्किट को पढ़ने वाले हैं? तो इस सर्किट में आर और एल आने वाला है और दोनों कैसे कनेक्टेड होने वाला है? तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा होगा जिसमें एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है और एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, जिसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है और जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है उसे हम लोग वी आर कह रहे हैं और जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? वी एल कह रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ गया सर्किट देख करके। चलिए एक और चीज़ देखते हैं कि वी आर का वैल्यू क्या होगा। तो वी आर का वैल्यू होगा आई इंटू आर। क्या होगा? वी आर का वैल्यू आई इंटू आर। और वी एल का वैल्यू क्या होगा? तो वी एल का वैल्यू होगा आई इंटू एक्स एल। क्या होगा? आई इंटू एक्स एल। चलिए, आपको इतना कम से कम समझ में आ गया होगा सर्किट देख करके। चलिए आगे समझते हैं। यहीं पे फेजर डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे क्या बना हुआ है? फेजर डायग्राम बना हुआ है। वाई एक्सिस पे क्या है? वी एल है। एक्स एक्सिस पे क्या है? वी आर है। और एक्स एक्सिस पे क्या है? करंट है। जो इसका रिजल्टेंट है, जिसे हम लोग वोल्टेज भी कह रहे हैं, वो कितना डिग्री एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है? तो फाई बना रहा है। कितना बना रहा है जी? फाई बना रहा है। यही हमारा क्या है? फेजर डायग्राम है। चलिए, इसको आप डायग्राम को समझ लिए होंगे कि कैसे बना हुआ है। आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आरोपित वोल्टेज भी है उसका कुछ रिजल्टेंट होगा। यहाँ पे जो आरोपित वोल्टेज भी है उसका रिजल्टेंट होगा। रजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। तो इस केस में जो इसका जो रिजल्टेंट होता है, आरोपित वोल्टेज होता है, जो भी होता है, उसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे आपको क्या पुट करना है जी? तो वी आर के जगह पे आई आर को पुट करना है, आई आर का स्क्वायर प्लस
बी एल के जगह पे किसको पुट करना है जी, एक्सएल को पुट करना है, एक्सएल का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा होगा और अंडर रूट में टर्म में चल जाएगा। प्लीज़ आप इसे कैलकुलेट करके इसका वैल्यू ज़रूर निकालिएगा। चलिए देखते हैं हम आगे चीज़ों को, और हम क्लास में आपसे पूछेंगे कि इसका वैल्यू क्या आया, और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में इस V का वैल्यू आप हमको बता दीजिएगा कि आरोपित वोल्टेज V का क्या वैल्यू है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रतिबाधा क्या है जी, तो इम्पिडेंस क्या है, इम्पिडेंस है, प्रतिबाधा है, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ होगा जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। क्या होगा जी, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होगा। आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो प्रतिबाधा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे जी, तो यहाँ पे आर का तो वैल्यू आर ही होगा, आर का वैल्यू क्या होगा जी, आर ही होगा। एक्सएल का वैल्यू क्या कर सकते हैं, तो एक्सएल का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर कर सकते हैं। एक्सएल के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं जी, ओमेगा इंटू एल पुट कर सकते हैं, स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ओमेगा के जगह पे क्या डाल सकते हैं जी, तो ओमेगा के जगह पे हम लोग डाल सकते हैं, ओमेगा के जगह पे क्या डालेंगे, तो ओमेगा के जगह पे क्या डालेंगे, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी डालेंगे। डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 का इंटू पाई का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू एल का स्क्वायर। क्या ये रिजल्ट आपको दिख रहा है, हाँ मुझे तो दिख रहा है जी, आपको दिख रहा है कि ना, हाँ ना बोलिए। तो जेड का वैल्यू क्या निकल रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एल का स्क्वायर। तो हमें लग रहा है आपको इम्पिडेंस निकालना आ गया है। कब, जब सर्किट कौन सा था, तो आरएल सर्किट था। इसी प्रकार से हम आरसी सर्किट में भी इम्पिडेंस निकालेंगे, जेड निकालेंगे। उसी तरीके से आरसी सर्किट में भी जेड का वैल्यू निकालेंगे। उसी प्रकार आरएलसी सर्किट जब सीरीज में कनेक्टेड होगा उस टाइम पे भी निकालेंगे। तो समझिए हर एक सर्किट में मुझे यही काम करना है, बस क्या होगा, तो वैल्यू अलग आएगा। हमें लग रहा है मेरा बात आपके दिमाग में जा रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे धारा की बात करते हैं। तो देखिए धारा में क्या होगा, बेसिकली क्या होगा जी, धारा का वैल्यू, तो धारा का वैल्यू होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि फेज यहाँ पे क्या था, +5 था। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फेज माइनस, यहाँ पे -5 के टर्म में दिखिएगा। तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। चलिए मुझे ये भी पता चल गया कि आरएल सर्किट में करेंट का वैल्यू क्या है। तो आरएल सर्किट में करेंट का वैल्यू क्या है बाबू, मेरे लाल बाल गोपाल कहेंगे, सब लोग कहेंगे, प्यार से कहेंगे, क्या कहेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। देखिए आपको पेशेंस रखना होगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, समझ गए ना। अब चलिए हम लोग निकालते हैं शिखर धारा का मान। शिखर धारा क्या कहते हैं बाबू, पीक वैल्यू होता है। शिखर धारा मतलब पीक करंट निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है। चलिए निकालिए जी मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, आई नॉट कहेंगे। तो मेरे लाल बाल गोपाल कहिए, तो क्या होगा फॉर्मूला, V0 बाई जेड होगा। अभी ऊपर ही हम लोग जेड का वैल्यू निकाले हैं जी। जेड का वैल्यू क्या होता है, तो जेड का वैल्यू होता है, क्या होता है, भी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यहाँ आप देखिए आई नॉट इज इक्वल टू V0 बाई जेड, V0 अपॉन जेड का वैल्यू पुट कर दिए, जेड का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, V0 अपॉन जेड का वैल्यू पुट कर दिए। यानी कि अगर आप जेड निकाल लेते हैं तो शिखर धारा का मान भी निकालना बहुत आसान हो गया। अब हम लोग निकालते हैं कलांतर। क्या निकालते हैं जी, कलांतर निकालते हैं। चलिए देखिए कलांतर कैसे निकलता है। तो कलांतर निकलेगा आपको, कलांतर को हम लोग कहते हैं फाई। क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बुक में फाई दे दिया है, कोई बात नहीं। अगर कलांतर बोले तो क्या बताएंगे, डेल्टा फाई बोलेंगे। और डेल्टा फाई क्या हो रहा है जी, डेल्टा फाई क्या हो रहा है इसको समझेंगे। तो डेल्टा फाई हो रहा है हमारा tan इनवर्स, क्या हो रहा है बोलो, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। इतना तो जानते होंगे मेरे लाल बाल गोपाल। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, tan इनवर्स एक्सएल का वैल्यू हमको पता है, अरे बोलो ना, पता है, पहले से पता है, ओमेगा इंटू एल बाई आर है। ये बात तो जानते हैं ना बाबू कि फाई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या होगा, देखो ऊपर में देखो, फाई इजिकल टू tan इनवर्स एक्सएल बाई आर और tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। एक्सएल का वैल्यू पुट कर देंगे, आ गया। हमें लग रहा है कलांतर भी आपको याद हो गया। अब सबसे बड़ा काम कौन सा जी, पावर फैक्टर। क्या काम करना बाकी है,
पावर फैक्टर। चलिए पावर फैक्टर निकालते हैं। तो पावर फैक्टर हम जानते हैं क्या होगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को समझिए, तो पावर फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस फाई। क्या कहते हैं जी, कॉस फाई। और यहाँ पे जो कॉस फाई का वैल्यू बन रहा है वो होगा आर बाई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दीजिए किसका, एक्सेल का। जो डिराइव टर्म होगा वो आपका हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये डिराइव टर्म आप लिख देंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक्सेल के जगह पे क्या डालेंगे, ओमेगा इंटू एल, तो क्या हो जाएगा ओमेगा इसका स्क्वायर, एल का स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू डालेंगे 2.2, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। समझ गए होंगे मेरे लाल बाल गोपाल, आप मेरे इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब कौन सा देखेंगे, तो देखेंगे कि फेजर डायग्राम में जो आगे कौन सा वोल्टेज है। फेजर डायग्राम में क्या देखेंगे, आगे कौन सा है, तो आगे कौन था जी, तो वोल्टेज था। क्या था, वोल्टेज था। बस इतना ही समझेंगे। क्या था आगे, क्या चीज़ था। अब इस फेजर डायग्राम को देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, यहाँ देख लिए आगे इसमें कौन है, तो वोल्टेज है। वाई एक्सिस पे कौन है जी, वोल्टेज है, वोल्टेज होगा। ठीक है, आप इसको समझ लेंगे। यहाँ देखिए अग्रामी राशि कौन है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। 7वें नंबर पॉइंट को देखिए, क्या है, वोल्टेज है। ठीक, अब आगे समझते हैं। यानी हमारा आरएल सर्किट का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं आरसी सर्किट के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं बाबू, आरसी सर्किट के ऊपर। देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्या पेशेंस होना चाहिए, लिखने का भी और समझने का भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग आरसी सर्किट का। आरसी सर्किट मतलब क्या, एक रजिस्टर लगा होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा। इस सर्किट को देख के फील कीजिए कि यहाँ पे आर लगा हुआ है और सी लगा हुआ है, सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रजिस्टर। और दोनों कैसे कनेक्टेड है जी, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। समझ रहे हैं, यानी कि रजिस्टिव है, कैपेसिटिव सर्किट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आरसी सर्किट कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं मेरे लाल बाल गोपाल, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हम कहते हैं और आप भी कहिएगा, सब कहते हैं, तो कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिएगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, रजिस्टर में वी आर जाएगा और कैपेसिटर में क्या जाएगा, वी सी जाएगा। तो वी आर का फॉर्मूला सिंपल वी आई इंटू आर और वी सी का फॉर्मूला आई इंटू एक्स सी। ये याद तो रहेगा जी, ये याद तो रहेगा, क्योंकि वोल्टेज का हमको यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है। अब यहाँ पे देखिए फेजर डायग्राम, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए क्या है जी, तो यहाँ आप देखिएगा तो वी आर इस आई एक्स एक्सिस पे है और आई भी एक्स एक्सिस पे है। और एक और बात, वी सी क्या है, तो वी सी यहाँ पे है, वाई एक्सिस के कहाँ है, नीचे है, और रिजल्टेंट नीचे ही बन रहा है बी के पास। तो ऐसा फेजर डायग्राम बन रहा है। आप ऐसे फेजर डायग्राम को बना के याद रख लेंगे, किसके लिए, तो आरसी सर्किट के लिए। हमें लग रहा है आपको इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में और जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। खाली इतना समझिए कि फेजर डायग्राम ऐसा बनता है और आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे चीज़ को। देखिए आरोपित वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होगा आरोपित वोल्टेज, बी बराबर तो वी आर का स्क्वायर, यहाँ पे बी सी है कि बी एल है, अरे बी सी है बाबू, बी सी है, तो क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब ई हमको पता चल गया तो हम आगे निकाल नहीं सकते हैं। वी आर के जगह पे क्या डालेंगे, आई आर का स्क्वायर होगा, आई आर का होल स्क्वायर। अब बी सी के जगह पे क्या होगा, एक्स सी होगा, एक्स सी इंटू आई होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कहो ना। और एक्सी के जगह पे डेटा पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा तुम हमको बताओगे। कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऑफलाइन में जब हम आपका कॉपी चेक करेंगे तो वहाँ लिखल होना चाहिए, तभी हमको लगेगा कि बच्चा डेडिकेटेड होकर पढ़ा है, समझे। नहीं लिखा रहिएगा तो हम क्या कहेंगे, बच्चा तो सीरियस लेवे नहीं करता है, खाली टीचर से मेहनत करवाते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, टीचर आपके लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी अपने साइड से खाली मेहनत कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हम बात करते हैं प्रतिबाधा के बारे में, इम्पीडेंस के बारे में। यहाँ पे भी आ रहा है, आरएल सर्किट में भी बात किए थे, आरसी सर्किट में भी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबू, तो प्रतिबाधा का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेड का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे लाल बाल गोपाल, समझ रहे होंगे। अब क्या कहें, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी को क्या कहेंगे,
तो एक्सी का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्या होता है 1/ओमेगा इंटू सी होता है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ओमेगा के जगह पे वैल्यू पुट कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा आप अपने ऑफलाइन के कॉपी में दिखाइएगा, ऑफलाइन में हम जब चेक करेंगे कॉपी में दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि जेड का वैल्यू क्या हो रहा है, बाकी इतना भी चलेगा। अब ओमेगा के जगह पे खाली पुट करना है क्या, 2.2 फ्रीक्वेंसी सॉल्व करके बताना है कि क्या आ रहा है। चलिए अब हम लोग धारा को समझते हैं, धारा को समझते हैं। धारा को समझेंगे, यहाँ पे फेज का वैल्यू क्या बनेगा, तो यहाँ पे -5 के टर्म में होगा। देखिए यहाँ पे 5 - 5 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सीधे ऐसे छोड़िए, वो भूल जाइए, सीधे याद रखिए यहाँ पे जो धारा होता है वो क्या होता है, तो I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई होता है। याद रहेगा, याद रहेगा, मुझे लगता है आपको याद रहेगा। अब उसी प्रकार 4th नंबर पॉइंट में है शिखर धारा, यानी कि पीक वैल्यू, पीक करंट, मैक्सिमम करंट, यही सब का बात करना है। उसे हम लोग I0 से कहेंगे और I0 बराबर कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, I0 बराबर कहेंगे V0/Z कहेंगे। इतना बात आपको समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है आपको इतना बात समझ में आ रहा है। अब हम देखिए V0/Z तो कह दिए, V0 का वैल्यू V0 ही रह जाएगा, Z का वैल्यू ऊपर निकाले हैं, क्या निकाले, √R² प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, यहाँ लाके पुट कर दीजिए, पुट कर दिए। अब ओमेगा का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, तो ओमेगा का वैल्यू पुट कीजिएगा 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, अगर ये स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, ये तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 4π² फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट बन रहा है, तो I0 बराबर बन रहा है V0/√R का स्क्वायर प्लस 1/4π का स्क्वायर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर और क्या सी का स्क्वायर। हमें लग रहा है आपको शिखर धारा का भी मान याद हो गया। चलिए आगे समझते हैं। अब बात करते हैं कलांतर का। उसी प्रकार से 5वां पॉइंट हमारा क्या है, कलांतर है, तो इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा, तो होगा tan इनवर्स, क्या होगा XC/R होगा और XC का वैल्यू होता है 1/ओमेगा c और R पहले से था तो क्या निकल गया, तो निकला tan इनवर्स 1/ओमेगा c इंटू R निकला है जी, निकला है या निकला है। देखिए फाई = tan इनवर्स XC/R बराबर tan इनवर्स 1/ओमेगा c इंटू R हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, पावर फैक्टर का बात करते हैं। चलिए करिए पावर फैक्टर का बात बाबू। पावर फैक्टर क्या है, तो पावर फैक्टर cos फाई है, उसका फॉर्मूला है R/Z। क्या फॉर्मूला होता है जी, cos फाई का फॉर्मूला। पावर फैक्टर हम जब पढ़ाए थे तो कहे थे जी R/Z कहे थे, याद होगा आपको। चलिए देखिए R/Z, Z का फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, समझ गए, निकल गया। अरे बच्चा का खेल है बाबू, बच्चा का खेल, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं, सब मोमाया है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत नाम बना के जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। रोहित सर भी बनाएंगे और आप लोग भी बनाइए, ठीक है। बस यही अंतम के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको शक्ति गुणांक भी पता चल गया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की। किसकी बात करते हैं, फेजर डायग्राम को देखिए। और फेजर डायग्राम में देखिए वाई एक्सिस पे क्या नज़र आ रहा है जी, यहाँ ये हम बहुत आगे आ गए क्या, हाँ आरसी सर्किट है। यहाँ देखिए फेजर डायग्राम पे वाई एक्सिस पे कुछ नज़र आ रहा है, ऊपर में नहीं नज़र आ रहा है। यानी कहाँ नज़र आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे नज़र आ रहा है और बाकी एक्स एक्सिस से कहाँ नीचे है। तो अभी आगे कौन हुआ, तो करेंट आगे हुआ। इसमें कौन आगे हुआ, करेंट आगे हुआ। कितना से आगे हुआ, तो फाई से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। करंट आगे हुआ वोल्टेज से, कितना से, तो फाई से। अब फाई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, हम लोग बहुत चालाक हैं, हम लोग या आप बहुत चालाक हैं। तो अग्रामी राशि को हम क्या कह देंगे, धारा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड का इसे पूछेगा, बता दें, अरे ऐसे पूछेगा, कहेगा कि आरसी सर्किट दिया हुआ है, आरसी सर्किट में अग्रामी राशि कौन होता है, धारा होता है, वोल्टेज होता है, धारा वोल्टेज दोनों एक साथ होता है, कोई नहीं होता है, तो क्या कहेंगे, धारा होता है। इतना बात आपको समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो मेरे लाल बाल गोपाल, अब आगे बात करते हैं। हमने अभी देखा आरएल सर्किट को देखा, आरसी सर्किट को देखा, अब किसको देखेंगे, एलसी सर्किट को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको भी। उतना देखे तो ना, इतना देख लेंगे तो क्या दिक्कत है जी। एलसी सर्किट पे देखिए लो, एलसी सर्किट में क्या होगा, इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा। एल फॉर क्या, एल फॉर इंडक्टिव, एल फॉर क्या जी, एल फॉर इंडक्टिव, सी फॉर क्या, कैपेसिटिव। दोनों मिल गया, बन गया एलसी सर्किट। एलसी सर्किट बन गया। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। चलिए समझते हैं।
तो इस सर्किट डायग्राम को देखिए, यहाँ पे एल है, यहाँ पे सी है, कैसे है, सीरीज में है। एल में कितना वोल्टेज जी, वी एल वोल्टेज, सी में कितना वोल्टेज, वी सी वोल्टेज, वी एल का वैल्यू आई इंटू एक्स एल, वी सी का वैल्यू आई इंटू एक्स सी। निकल गया क्या निकल गया, तो हम वो वी एल और वी सी निकल गया। अब वी एल और वी सी निकल गया तो हम आरोपित वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जी, तो आरोपित वोल्टेज निकालने से पहले हम थोड़ा यहाँ फेजर डायग्राम को देखते हैं। देखिए फेजर डायग्राम को, क्या है जी, ऐसा नज़र आ रहा है, कैसा नज़र आ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए आई एक्स एक्सिस पर आई, वाई एक्सिस पे वी एल, और वाई एक्सिस के निगेटिव वाला कंपोनेंट पे कौन है जी, वी सी, लेकिन लीड कौन कर रहा है, वी एल। तो क्या होगा, वी एल माइनस वी सी, ये बड़ा ये छोटा ऊपर जाएगा, ऊपर वाले वेक्टर में तो क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। थोड़ा समझने के लिए मैं इसे बोल सकते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये एक्स एक्सिस पे आई है, वाई एक्सिस पे नीचे में वी सी है, ऊपर में वी एल है। तो देखिए ये दोनों का हम रिजल्टेंट निकालते हैं ना जी, तो अपवर्ड में एक वी एल है ऊपर के डायरेक्शन में, वी सी है नीचे का डायरेक्शन में। रिजल्टेंट अगर वी एल बड़ा है तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट होगा, क्या रिजल्टेंट होगा, तो वी होगा, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, वी एल माइनस वी सी हो जाएगा। हो गया जी। अब वी एल का वैल्यू हमको यहाँ पता है, वी सी का वैल्यू यहाँ पता है, तो आरोपित वोल्टेज निकल जाएगा। मेरे लाल बाल गोपाल निकल गया। आरोपित वोल्टेज क्या निकला, तो V इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी निकल गया। अब आपको क्या करना है, वी एल और वी सी के जब वैल्यू पुट करना है, क्या कहेंगे, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल कहेंगे, क्या कहेंगे, आई इंटू एक्सएल कहेंगे, माइनस आई इंटू एक्सी कहेंगे। एक्सएल का वैल्यू पता होता है, एक्सी का वैल्यू पता होता है, वी का वैल्यू पता हो गया। ऑफलाइन कॉपी में, ऑफलाइन जब हम चेक करेंगे ऑफलाइन का क्लास में, तो कॉपी में हमको ये लिख के बता दीजिएगा कि आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी कितना हो रहा है। आई भी कॉमन ले लेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, हमको निकाल के बता दीजिएगा। हम आपका प्रतीक्षा करेंगे, इसमें प्रतीक्षा, तो कॉपी में नहीं, अभी से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कॉपी का चेक करने का, समझ रहे हैं ना। इतना एक्साइटमेंट हमको है तो आपको भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हम बना के सर को दिखाएं, है ना। देखिए मेहनत लगता है तो मेहनत का फल मिलना चाहिए हमको भी और आपको भी। हमको कैसे दिखेगा, तो जब आप पढ़ के आइएगा, समझ गए। तो अब देखिए प्रतिबाधा को हम जेड कहते हैं, और जेड बराबर हम क्या कह सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी कह सकते हैं। एक्सएल माइनस एक्सी कहेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या होगा एक्चुअल में, तो एक्सएल माइनस देगा। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड हो गया हमारा। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है जी, थर्ड है हमारा करंट, ये होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। 4 देखते हैं। 4 हमारा शिखर धारा है। शिखर धारा क्या होता है, हमेशा से यही रीत है, ज़िंदगी की यही रीत है, आई नॉट के बाद वी नॉट बाई जेड का फॉर्मूला है। और क्या बोले, और हमको नहीं आता है, क्या कहेंगे, वी नॉट बाई जेड। और जेड का वैल्यू ऊपर हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, तो एक्सएल माइनस एक्सी निकाले हैं, यहाँ पुट कर दिए। अब क्या किए, तो क्या होगा, वी नॉट बाई ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। अरे ऊपर में हम ओमेगा सी होगा। ठीक, अब मानते हैं कलांतर को, क्या निकालेंगे जी, कलांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कलांतर। फाई इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। जब मुझे फाई का वैल्यू पता है तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी कि शक्ति भी निकल गया मेरा। अब हम निकालेंगे क्या, अग्रामी राशि। तो अग्रामी राशि इसमें धारा और या वोल्टेज क्या है, दोनों है। ठीक है, इसमें क्या है, धारा और वोल्टेज दोनों है। तो वोल्टेज कौन सा, तो वीएल वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है, वीएल वोल्टेज, और करंट आई है। समझ गए, ये हमें याद रहना चाहिए। अब हम देखते हैं आरएलसी। क्या देखते हैं, आरएलसी रेजोनेंट सर्किट। देखिए लाइट भी कट गया है, चलिए कोई बात नहीं है। अनुनादी परिपथ क्या देखेंगे, रेजोनेंट सर्किट्स। तो रेजोनेंट सर्किट्स में हम सबसे पहले आर को, एल को, सी को, तीनों को कैसे कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज़ में। एक बार कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं और इसको देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, कुछ नहीं, हमेशा की तरह पहले से सर्किट डायग्राम को देखेंगे। देख लिए, यहाँ पे आर में क्या गया, वोल्टेज वी आर गया, एल में वी एल गया, सी में वी सी गया। ठीक है, और वोल्टेज कौन सा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो फेजर डायग्राम कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। एक्स एक्सिस पे आई और यहाँ पे वी आर, नीचे में वी सी, ऊपर में वी एल। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, वी और फाई होगा। यहाँ क्या होगा, वी एल माइनस वी सी और वी आर। तो यहाँ पे ऐसे निकलेगा। और वी आर का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, वी आर का वैल्यू लिखेंगे आई इंटू एल। आर
BL का वैल्यू I इंटू एक्सएल, BC का वैल्यू I इंटू एक्सी, तीनों का वैल्यू हम लिखना समझ गए। तो अब अप्लाइड वोल्टेज का बात करते हैं, धारा वोल्टेज का, वोल्टेज समीकरण का भी बात करेंगे और धारा समीकरण का भी बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ करंट सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ करंट पहले देख लेते हैं। क्या होगा, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे I0 क्या होगा, V0 बाई जेड होगा। ठीक है, V0 बाई जेड होगा। अब वोल्टेज समीकरण से क्या निकलेगा, कलांक चित्र को देखिए, क्या नज़र आ रहा है जी, V नज़र आ रहा है। तो V को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। और सारे डेटा को पुट करके हमें आप कमेंट बॉक्स में कितना वैल्यू आ रहा है V का वो आप लिख के दिखाएंगे। और ठीक है, और ऑफलाइन कॉपी में भी लिख के बताएंगे। VR के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, I इंटू आर, BL के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, I इंटू एक्सएल, और BC के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, I इंटू एक्सी। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा Z, क्या है जी, Z। तो Z बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। इसे भी कर लेंगे और डिराइव फॉर्मेट में याद रखेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आप रट के कीजिएगा, इतना फार्मूला है बाबू, इतना फार्मूला है कि आप भूल जाइए कि कितना फार्मूला याद करना है। समझ गए, इसीलिए समझ के याद करना है। चलिए अब हम लोग कालांतर का बात करते हैं, फाई का बात करते हैं। चलिए निकालते हैं। तो tan फाई हमारा होगा BL माइनस BC बाई VR होगा। BL माइनस BC क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई I होगा। BR देखो अब ये कैसे होगा, तो BL के जगह पे तुम I इंटू एक्सएल पुट करोगे, BC के जगह पे क्या पुट करोगे, I इंटू एक्सी पुट करोगे, BR के जगह पे I इंटू R पुट करोगे। तो I सब में कॉमन है, I कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी बटे R। ये लिखा हुआ है बाबू। चलिए आगे समझते हैं। तो एक्सएल के जगह पे हम क्या पुट करेंगे जी, ओमेगा इंटू एल पुट करेंगे। एक्सी के जगह पे 1 बाई ओमेगा इंटू सी पुट करेंगे अपॉन आर कहेंगे। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल माइनस 1 बाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी बटे आर। निकल गया हमारा tan फाई। अब क्या कह सकते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या, तो ये वाला डेटा, कौन सा, ये वाला डेटा। समझ गए। चलिए ठीक है, अब आगे वाला पॉइंट को समझते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या है, तो यदि परिणामी प्रतिघात प्रेरकीय है तो परिपथ LR परिपथ की तरह व्यवहार करती है। क्या कहता है, यदि परिणामी प्रतिघात प्रेरकीय है तो क्या होगा, इंडक्टिव है तो कैसा, LR सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और कहता है ये इसमें 3 कंडीशंस दो कंडीशंस दिख रहा है हमें, LR का और CR का। तो देखिए, यदि परिणामी प्रतिघात धारितीय है तो कैसा सर्किट बिहेव करेगा, CR परिपथ की तरह बिहेव करेगा। इतना बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कब, जब परिणामी प्रतिघात प्रेरकीय होगा तब ये बोलेंगे, और धारितीय होगा तो ये बात कहेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपका प्रतिघात क्या हो, शून्य हो सकता है। शून्य तो कब होगा शून्य, तो रेजोनेंस के कंडीशन में होगा, रेजोनेटिंग कंडीशन में होगा। कब होगा रेजोनेटिंग कंडीशन में शून्य, जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा। देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। रेजोनेटिंग कंडीशंस का बात कर रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रतिघात हमारा क्या होगा, शून्य होगा। प्रतिघात हमारा क्या होगा जी, शून्य होगा। इस बात को देखिए, तो शून्य होगा तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं जी, x इज इक्वल टू 0, और x होता है एक्सएल माइनस एक्सी बराबर 0। तो कह सकते हैं एक्सएल बराबर क्या, एक्सी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझिए, अनुनाद की शर्त, रेजोनेंस का शर्त कह रहा है। अनुनाद पूछ देता है जी ऑब्जेक्टिव में, हम एग्जाम में टेस्ट लेंगे या कह देंगे, बताइए अनुनाद होने का क्या शर्त है, तो आप क्या कहिएगा, एक्सएल बराबर एक्सी। ऑब्जेक्टिव में आने का पूरा चांस है बाबू, पूरा चांस है। क्या चांस है, एक्सएल बराबर एक्सी। कब होता है, तो कब होता है, तो जब प्रतिघात शून्य होगा या रेजोनेंस के कंडीशन में एक्सएल बराबर एक्सी होता है। समझ गए, हमें लग रहा है आप समझ गए। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। आगे समझते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है अनुनाद की स्थिति, कहता है एक्सएल बराबर एक्सी बराबर जेड मिनिमम बराबर आर, यानी अर्थात परिपथ पूर्णतः ओमीय प्रतिरोध की तरफ बिहेव करता है, व्यवहार करता है। इसे भी याद रख लेना है। समझ गया। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। देखिए बार बार ये बात कहते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट है। एक्सएल बराबर एक्सी कब होता है, अनुनाद होने की स्थिति में होता है, और श्रेणी क्रम अनुनाद परिपथ यही है। समझ गए, हमें लग रहा है आप मेरी बात को समझ गए हैं।
चलिए आगे देखते हैं। इसी में अनुनाद की स्थिति में वोल्टेज में क्या होगा, तो वोल्टेज में भी होगा VL बराबर क्या होगा, BC होगा, और वोल्टेज किसके बराबर होगा, VR के बराबर होगा, अर्थात संपूर्ण आरोपित वोल्टेज प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित होता है। ये भी बात आपको याद कर लेना है बाबू, ये भी बात क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कलांतर का। अब हम क्या बात करते हैं जी, कलांतर का। तो कलांतर क्या होगा, यहाँ पे फाई इक्वल टू 0 डिग्री शक्ति गुणांक cos फाई 1, समझ गए। यानी कि RLC सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है तो फाई का वैल्यू 0, तो शक्ति गुणांक क्या cos फाई 1। अब पावर का बात करें, पावर का बात क्या, ये कब RLC में कब, जब अनुनाद की स्थिति है तब ये फाई का वैल्यू 0 है। बात पता चल रहा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। रेजोनेंस के कंडीशन में हम कह रहे हैं फाई का वैल्यू 0, हमेशा नहीं कह रहे हैं। वहाँ पे फाई का वैल्यू कुछ और निकला था, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, समझ गए। अब पावर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पावर का वैल्यू cos फाई 1 हो गया, तो पावर होता है VRMS IRMS इंटू cos फाई 1, तो VRMS IRMS, और इसको आगे करेंगे तो 1/2 V0 इंटू I0। चलिए यहाँ तक हमें आ गया है। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, तो वायरलेस टेलीग्राफी के बारे में एक पॉइंट है हमारा, वायरलेस टेलीग्राफी, और एक और पॉइंट है। अच्छा मेरे लाल बाल गोपाल, एक और बात समझिए, जो 5th पॉइंट है वो 5th पॉइंट क्या कहता है, इसको समझिए। तो 5th पॉइंट कहता है, क्या कहता है, तो कहता है I0 इज इक्वल टू V0/R कहता है। क्या कहता है अनुनाद की स्थिति में, I0 इज इक्वल टू V0/R कहता है। बस इतना ही बात है, ठीक है, इतना ही आपको ध्यान में रखना था। आप ये बात समझ गए, I0 इज इक्वल टू क्या, V0/R, वो 5th पॉइंट था। 5th पॉइंट में क्या लिखिएगा, कॉपी में लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा 5th में, I0 इज इक्वल टू V0/R कब था, जब रेजोनेंस का कंडीशन था, ठीक है। चलिए आगे समझिए, रेजोनेंस के कंडीशन में एक और पॉइंट कहता है, क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। इस परिपथ का उपयोग बेतार फोन प्रणाली वायरलेस टेलीग्राफी में वोल्टेज प्रवर्धन एवं वर्णकारी परिपथ सेलेक्टर सर्किट के रूप में किया जाता है। सेलेक्टर सर्किट के रूप में किया जाता है, कौन सा, तो वायरलेस टेलीग्राफी पहले एक टाइम पे आता था, पहले के ज़माने में यूज होता था। आपको याद होगा कि पहले मूवी सब में भी देखते हैं कि पहले एक तो वायर लगा हुआ टेलीफोन होता था, नीचे में बटन टिपने वाला, बटन टिप करके 1 2 3 4 5 नंबर रहता था, उसमें टुल टुल करके बजता था। हम उतना अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, मूवी में देखिएगा ऐसा दिखेगा आपको। तो वैसे टेलीफोन में इसका यूज किया जाता था, कौन सा है, RLC सर्किट का। कब, जब रेजोनेंस कंडीशंस का यूज़ कर रहे तब। चलिए ठीक है, इस बात को हम समझ गए। अब है अनुनादी आवृत्ति। एक बात समझिए, जो ये अनुनादी आवृत्ति है बाबू, अनुनादी आवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो हमने अभी अनुनादी रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी का भी बात की है वही है हमारा, कौन सा, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बार बार अभी तक यही कह रहे हैं, और यही हमारा कौन सा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति या वास्तविक आवृत्ति। तो क्या होता है अनुनादी आवृत्ति में, XL इज इक्वल टू क्या होता है, XC के इक्वल होता है, क्या है ना, XL बराबर XC। तो क्या होगा, ओमेगा इंटू L बाई ओमेगा इंटू 1/ओमेगा0 इंटू C। तो ओमेगा0 का क्या वैल्यू होता है, तो 1/√LC होता है। ऑब्जेक्टिव में कितना बार ये बात पूछा हुआ है। और फ्रीक्वेंसी नॉट क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू √LC हो जाएगा, और इसका यूनिट हर्ट्ज होगा, और इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा। क्या आपको ये बात याद रहेगा, हमें लग रहा है आपको ये बात याद रहेगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ एवं बैंड चौड़ाई का। देखिए बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल पर हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। हमें कहाँ पे ध्यान देना है तो बताते हैं। देखिए अर्ध शक्ति जो आवृत्ति एवं बैंड जो चौड़ाई कहता है ना, वो क्या कहता है यहाँ पे समझिए। अर्ध शक्ति आवृत्ति जो HPF है, जो ये कहता है कि परिपथ पर प्रवाहित धारा अधिकतम धारा अनुनादी धारा की 1/√2 गुना या 70.7% होती है। तो खाली बस इस स्टेटमेंट को ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप चाहें तो एक बार हम इसको पढ़ देते हैं। शक्ति आवृत्ति वक्र पर ये बिंदु या आवृत्तियाँ जहाँ पर शक्ति अनुनादी शक्ति अधिकतम शक्ति की आधी या 50% रह जाती है, अर्ध शक्ति आवृत्ति या बिंदु कहलाती है। ठीक है, ये डिफिनेशन के लिए ज़्यादा नहीं पूछता है, फिर भी आपके नोट्स में होना चाहिए अगर टॉपिक है तो। लेकिन ये हो सकता है कि इस टर्म में कहीं ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन पूछ ले, चांसेस बनता है, लेकिन मेन चांसेस कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये फॉर्मूला पूछेगा, क्या कहेगा, पावर बताइए, तो क्या होगा, पावर max/2 हो जाएगा। और ये हमारा ये डायग्राम है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के, तो इसके कुछ पॉइंट्स है, इसको देखिए। पहला पॉइंट है अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ 2 होती हैं, पहला ओमेगा 1, दूसरा ओमेगा 2। ओमेगा 1 के बारे में बात करते हैं, निम्न अर्ध शक्ति
आवृत्ति, इस आवृत्ति पर परिपथ धारितीय होता है, इसका मान अनुनादी आवृत्ति ओमेगा नॉट से कम होता है ओमेगा 1 का। और ओमेगा 2 के बारे में क्या कहता है, तो ओमेगा 2 को देखिए, उच्च अर्धशक्ति आवृत्ति इसका मान ओमेगा नॉट से अधिक होता है और इस आवृत्ति पर परिपथ प्रेरणीय होता है। समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल को थ्योरेटिकली ही समझते हैं। देखिए आप थर्ड पॉइंट है, बैंड चौड़ाई डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करता है और ये कहता है अर्धशक्ति आवृत्तियों के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं, अर्थात बैंड चौड़ाई श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई बैंड चौड़ाई डेल्टा ओमेगा आर बाई एल के बराबर होता है, कुछ है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा इसमें क्यू फैक्टर, कौन सा इंपॉर्टेंट है जी, क्यू फैक्टर पूछता भी है बिहार बोर्ड कि क्यू फैक्टर क्या होता है, क्या पूछेगा, क्यू फैक्टर क्या होता है ये पूछता है। एसी में ये वाला जो है ना 2 मार्क्स में पूछता है, वो वाटलेस करंट जो होता है वो पूछता है और एक चोक कॉइल पूछता है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चोक कॉइल और ये तीनों को हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी क्यू फैक्टर थोड़ा समझ लीजिए कि क्यू फैक्टर होता क्या है। तो क्यू फैक्टर को समझते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ का विशेषता गुणांक क्यू फैक्टर या क्यू गुणनक, क्यू गुणक। तो इसको समझिए ये क्या होता है, इसको देखिए। पहला पॉइंट कहता है कि किसी श्रेणी अनुनादी परिपथ के गुण परिपथ के विशेषता गुणांक क्यू गुणांक द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। अनुनादी परिपथ के गुण परिपथ के विशेषता गुणांक क्या बताता है, क्यू फैक्टर द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड को समझिए, थ्योरेटिकल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको याद रख लीजिएगा। श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ का अभिलक्षण उसके विशेषता गुणांक से निर्धारित होता है और यह अनुनाद की स्थिति में IV वक्र की तीक्ष्णता को व्यक्त करता है, ये भी बात है। और थर्ड क्या है जी, थर्ड को समझते हैं क्यू के बारे में, क्या है क्यू गुणांक को निम्न प्रकार से मापा या व्यक्त किया जा सकता है। तो क्यू गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई इंटू अधिकतम संचित ऊर्जा बटे ऊर्जा व्यय, ठीक है, अधिकतम संचित ऊर्जा बटे ऊर्जा व्यय, और ये होगा 2 पाई बाई टी इंटू अधिकतम संचित ऊर्जा बटे औसत शक्ति व्यय, और ये बराबर होता है अनुनाद आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई की। यानी ओवरऑल इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो क्यू फैक्टर बन रहा है ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा। आप इसको याद कर लेंगे और हो सके तो इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला क्या है, क्यू फैक्टर ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनने का चांसेस है फॉर्मूला का, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अब हम समझते हैं क्यू फैक्टर का थोड़ा ग्राफ के जरिए। तो क्यू फैक्टर BL बाई BR भी होता है, या BC बाई BR होता है, या ओमेगा नॉट L बाई R होता है, या 1 बाई ओमेगा नॉट C इंटू R होता है। क्यू फैक्टर का सबसे मेन फार्मूला है, क्या होता है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई C। किसी को याद करें या ना करें, क्यू फैक्टर का ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, तो 1 बाई R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L बाई C, ये कह सकते हैं हम VBI। लोग कहते हैं ना VBI, हम इसको कहेंगे VBI, ठीक है। आगे देखिए, ये इसका ग्राफ है, इस ग्राफ को समझ सकते हैं। देखिए पहला ग्राफ रजिस्टर मैक्सिमम पे जाके 0 हो रहा है, तो क्यू गुणक क्या हो रहा है, अनंत हो रहा है। क्यू गुणक अनंत पे रजिस्टर का वैल्यू क्या होता है, 0। जब बहुत कम होता है तो क्यू फैक्टर क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जब R बहुत छोटा होता है तो क्यू गुणक क्या होता है, सामान्य होता है। यही बात को बताया हुआ है। और जब R बहुत छोटा होता है तो क्यू गुणांक भी क्या होता है, बहुत अल्प होता है। इसको डायग्राम को बना लेंगे और इसको लिख देंगे, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। आगे समझिए। अब एक मेन कॉन्सेप्ट बचता है RLC परिपथ पैरेलल RLC सर्किट। हम सोच रहे हैं इसको किसी और दिन पढ़ाएं, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, 37 मिनट का वीडियो बन गया है बाबू। तो अगले दिन हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, RLC सर्किट पढ़ाने वाले हैं, चोक कुंडली पढ़ाने वाले हैं और वाटलेस करंट पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद AC में कुछ नहीं बचता है, समझ गए। तो देखिए कितना जल्दी हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो रहा है। बस आप जो पढ़ाए हैं उसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अगला क्लास हमारा RLC सर्किट पैरेलल पे डिपेंड है, चोक कॉइल पे है और किस पे है, वाटलेस करंट पे है। तो अगले क्लास में हो सकता है कि हमारा AC भी ख़त्म हो जाए। इस दुर्गा पूजा हम AC को ख़त्म कर रहे हैं और फिर दुर्गा पूजा के बाद आप जैसे ही आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ऑप्टिक्स वाले पोर्शंस को स्टार्ट कर ले, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक है उसको भी देखेंगे, लेकिन हम पहले ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि मुझे सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। आप लोग को रिवीजन भी करना होगा। चलिए, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो रियली में आप मेरा एकदम क्या कहते हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट और आप मेरे एकदम पर्सनल चेला हैं, समझ लीजिए। क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते अभी पसीना भी आ गया। ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन लिटरली ये सीन है। तो देखिए हम अपने साइड से बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन भी मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन भी मेहनत कर रहे हैं। ये बताने की बात नहीं है, ये आपको भी दिखता होगा। तो क्या करना है, इस बार आपको बिहार बोर्ड में 90% से एबव नंबर लाना है, फिजिक्स में स्पेशली।
और भी सब्जेक्ट में लाना है 90% से अबव, अगर और भी सब्जेक्ट में लाते तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मेरा स्टूडेंट इतना अच्छा मार्क्स लाया है और 19 सातपुर से पढ़ के उसका मार्क्स इतना है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा बात होगा और मेरा अचीवमेंट यही होगा और मेरा गुरु दक्षिणा भी यही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।